Hello, welcome to all my dear students. Welcome all. Today we are going to continue with the revision of tissues. इसमें हमने first lecture में plant tissues cover किए थे. Today we are going to deal with the animal tissues and the questions thereafter. So animal tissues, there are four main kinds of animal tissues as all you've already studied in detail. अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो animal tissues जो चार तरह के होते हैं ना, वो क्या हैं? Epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissue. फिर these are further subdivided into various kinds of tissues. Epithelial tissues 7 types के होते हैं. Connective tissue भी further divided है. Muscular tissue and nervous tissue जो है, that is only made up of one kind of cells, that is the neurons or the nerve cell. तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है. एपिथेलियल टिश्यूज़ का आप जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एपिथेलियम से रिलेटेड है, वर्ड एपिथेलियम से रिलेटेड है एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियम क्या होती है? जो सबसे आउटर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, उसको एक्सक्यूज मी, उसको एपिथेलियम बोलते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ही ये हो गया कि वो जहाँ पर भी प्रेजेंट है वो किसी भी ऑर्गन में या तो एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है बाहर की तरफ से देखें, और अगर ऑर्गन को अंदर की तरफ से जाके देखें, जैसे हम स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें इनर मोस्ट लेयर है जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, या रेस्पिरेटरी और ट्रैक्ट है हमारा, वहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू होगी. तो एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं एंड usually they are provided with a basement membrane. मतलब एक लाइन है, एक पर्टिकुलर लाइन होती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन होगी और उस पे सेल्स अटैच्ड होंगे. तो ये जो एक लाइन होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइन, मतलब एक फ्लैट सरफेस है, हमें लाइन दिख रही है, एक्चुअली इट्स अ फ्लैट सरफेस, सो दैट इज नोन एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. और उसके ऊपर एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. वो कितनी तरह के होते हैं वो हम अभी देखते हैं. अब इनके पहले हम स्ट्रक्चर और उसकी कुछ पेक्यूलियरिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे सेल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लाइनिंग है, या तो आउटर मोस्ट होगी या इनर मोस्ट होगी. तो यहाँ पे ना इनके पास इतना स्कोप नहीं है कि यहाँ पे ये इंटरसेलुलर स्पेसेस छोड़े. सो दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, क्योंकि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी हैं. इनका फंक्शन प्रोटेक्शन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है, वेस्ट भी एलिमिनेट करते हैं, बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड वेस्ट या गैसियस वेस्ट. तो दे इनकी जो सेल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट देयर. देन सेल्स की शेप जो है वो डिफरेंट होती है depending on the position on the organ in which they are placed. They may be flat, cuboidal, columnar, cylindrical or having cilia. तो ये शेप किस पे डिपेंड करती है कि वो किस पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेजेंट है, वहाँ पे उनका फंक्शन क्या है. देन इट हैज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस पर सेल्स अटैच्ड होते हैं. तो ये उनका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. लोकेशन क्या है इनकी? दे लाइन द बॉडी कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी जो बॉडी की कैविटी है और इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग बनाते हैं ये, ठीक है. इट माइट बी एक्सटर्नल और इट माइट बी इंटरनल, लाइनिंग फॉर्म करते हैं. देन दे कवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी. हमारी जो स्किन है, स्किन का जो एक्सटर्नल कवरिंग है, एपिथेलियम जो है, ये हमारा ये भी एपिथेलियम है. तो एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है. देन फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के किस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे स्किन में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन हो गया, अगर गट में प्रेजेंट है तो अब्जॉर्प्शन हो गया, किडनी में अब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन हो गया, सलाइवरी ग्लैंड में है तो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, गट में प्रेजेंट है विलाई में तो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट किडनी में है तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करते हैं, ट्रैकिया में भी है, ट्रैकिया में प्रोटेक्शन करते हैं, उसमें सिलिया लगी होती है जो कि जब हम एयर ब्रीद करते हैं तो जो माइन्यूट पार्टिकल्स चले आते हैं एयर के साथ, उनको अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देती है. तो वो सिलिया जो है वो झाड़ू की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ ब्रूम, स्वीप कर देती है सारी डर्ट को बाहर. तो they have these epithelial tissues perform different functions depending upon the position they occupy in our body, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पर वो फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है और उसके हिसाब से उनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और फंक्शन है.
किस ऑर्गन में प्रेजेंट है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स द एपिथेलियल सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू. अब इनके शेप और इनके जो फंक्शन है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहले हो गई स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस का मतलब क्या हो गया? स्क्वीज्ड हैं, थिन सेल्स हैं, फ्लैट हैं. सो दे आर स्क्वीज, समझते हो ना, स्क्वीज करना, किसी चीज को पिचका देना. तो स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स जो है हमेशा दे विल बी थिन एंड फ्लैट. सो द सेल्स आर थिन, फ्लैट और इरेग्युलर विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई. बहुत पतले हैं, फ्लैट हैं, और लेकिन न्यूक्लियस बहुत क्लियर होता है क्योंकि वो अच्छे से डिवाइड करते हैं. एंड दे आर क्लोजली पैक्ड सिंस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. तो इसीलिए इनको क्लोजली पैक होना ज़रूरी है, गैप नहीं होता इनके बीच में. ये देखो आपको इसका डायग्राम दिख रहा है. बेसमेंट मेम्ब्रेन, सब में आपको नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी. बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल अटैच्ड होंगे और न्यूक्लियस आपको दिख रहा है. देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपको क्लियर दिख रहा है ना, मतलब एक बेस है उसके ऊपर सेल्स अटैच्ड होते हैं. ये पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपको यहाँ भी दिख रही है. ये आपको सारे सेल्स में, सारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में दिखेगी. देन लोकेशन क्या हो गया? लाइनिंग ऑफ कैविटीज सच एज माउथ, माउथ की लाइनिंग में, इसोफेगस की लाइनिंग में, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा, इनकी जो लाइनिंग है उसमें ये स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे अंदर वाले पार्ट्स को मैकेनिकल इंजरी से बचा रही है, एंट्री ऑफ जर्म्स प्रिवेंट कर रही है, ड्राइंग प्रिवेंट कर रही है. इट ऑल्सो फिल्टर्स द मटीरियल्स एज इट इज सेमी परमिएबल. तो जो अनवांटेड मटेरियल है उनको अंदर नहीं जाने दे रही है. ठीक है, तो ये हो गया स्क्वामस एपिथेलियम. आपको जो आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है, लोकेशन भी याद रखनी है और फंक्शन भी याद रखना है. इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है. तो यू हैव टू रिमेंबर एवरी डिटेल. नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. अब देखो स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब आपको पता है? फोर्टिफाइड. स्ट्रैटिफाइड मतलब जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि स्ट्रेंथ ऐड ऑन हो गई है. किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रेटिफाई करते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड प्लास्टिक है या स्ट्रेटिफाइड कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हैज़ बीन एडेड ऑन टू दैट मटेरियल. दैट मीन्स इट हैज़ बीन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेंथन्ड फर्दर. तो अब ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है. अब देखो आपको नाम से पता चल रहा है स्ट्रेटिफाइड है मतलब और ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है. इसका मतलब ये किसी ऐसे ऑर्गन में प्रेजेंट होगी जिसको कि मैकेनिकल वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करना पड़ रहा है. तो वो हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट हो गया? आवर स्किन. स्किन जो है हमारी पूरी, इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू फेस द वेयर एंड टेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स विद वेरियस शेप्स. स्किन का आप पढ़ेंगे बाद, लेटर ऑन आपने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि हम तो अब रिवाइज कर रहे हैं. तो स्किन चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये लेयर्स हैं, स्किन की लेयर्स हैं. यहाँ पे भी देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके ऊपर बहुत सारी सेल्स की लेयर्स हैं. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड है, फोर्टिफाइड है, काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. ओके, सो लोकेशन क्या है? दे आर फाउंड इन स्किन एंड दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी प्रोटेक्ट करें. और इसके अलावा जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है उसको भी हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं करने देते. हमारे चारों ओर बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायरसेस आर देयर, बट दे आर नॉट एबल टू डायरेक्टली पेनिट्रेट आवर स्किन अनलेस देयर इज अ कट इन आवर स्किन. डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर सकते, स्किन हमारी स्मूथ है, क्लोज्ड है, तो अगर कट होगा तभी वो अंदर जाएंगे. तो ये क्या कर रही है हमारी एपिथेलियम? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है. देन नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल के आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैसे सेल्स होंगे? क्यूब लाइक सेल्स होंगे, क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे. तो इट हैज़ क्यूब लाइक सेल्स. आप देखो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे आपको दिख रही है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सिंगल लेयर्ड थिक है ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एटसेट्रा. किडनी में है, ट्यूब्यूल्स में. किडनी ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन्स में है, सलाइवरी ग्लैंड्स में है, स्वेट ग्लैंड्स में है. तो इसका देखो किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये आप पढ़ेंगे 10th क्लास में. तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स में अब्जॉर्प्शन करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं, कुछ रीअब्जॉर्प्शन करते हैं. तो किडनी ट्यूब्यूल में है तो इसका मतलब ये अब्जॉर्प्शन का काम भी कर रही है, सिक्रीशन का काम भी कर रही है और एक्सक्रीशन का काम भी कर रही है. अब सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सीक्रीट करते हैं, तो दे आर सिक्रीटरी इन फंक्शन. स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्सक्रीट कर रहे हैं सॉल्ट्स और जो स्वेट है उसको.
तो ये सब इसके फंक्शन हो गए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि स्किन में प्रेजेंट है, स्किन ग्लैंड्स सॉरी स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का आपको समझ में आ गया, क्यूब लाइक सेल्स हैं, लोकेशन हो गई, फंक्शन हो गया, ये सब याद रखना है, भूलना कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम का मतलब आप समझते हैं पिलर, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, तो इसके सेल्स कैसे होंगे, पिलर लाइक, लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड सेल्स हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे थे, यहाँ पे कैसे थे, देखो क्यूबॉइडल में कैसे थे, क्यूब शेप थे, अब यहाँ पे कॉलमनर है तो कॉलम जैसे हो गए, तो ये लंबे लंबे सेल्स हैं, यू कैन सी इलोंगेटेड सेल्स हैं, और न्यूक्लियस जो है वो बेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दे रखी है आपको, दिस कैन बी सीन, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सिंगल लेयर्ड सेल है, ठीक है। ये है आपकी कॉलमनर एपिथेलियम। सेल्स आर पिलर लाइक, कॉलम लाइक, न्यूक्लियर आर सिचुएटेड एट द बेस। ये कहाँ पे है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डाइजेस्टेड मटेरियल को अब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका फंक्शन हो गया अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का हम समझ में आ रहा है, ग्लैंड्स में होगी कहीं पे, तो इनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर लार्ज एंड मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कॉलमनर एपिथेलियम जैसे ही हैं, थोड़े से और बड़े हो गए हैं, साइज इंक्रीज हो गया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स एट्सेट्रा। फंक्शन क्या है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट रिलीज करेंगे, टीयर ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स भी जिनको हम बोलते हैं वो टीयर्स रिलीज करेंगे। इनका फंक्शन क्या हो गया, सीक्रीशन। टीयर ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हो गए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम भी क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम जैसी है, बस एक स्ट्रक्चर उसमें एड ऑन हो गया, क्या, सिलिया, cilia add on हो गए, that is why we are calling it ciliated epithelium. So the columnar epithelium which bears cilia is known as ciliated epithelium. ये आपको दिख रहा है इसमें, सेम लंबे लंबे सेल्स हैं, कॉलम जैसे, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक मिनट में इसको स्क्रॉल करती हूँ, हाँ, नाउ यू कैन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे, और elongated cells हैं, and they are provided, this is the basement membrane and this is the cilia, right? They are found at the lining of trachea. ये क्या है, सिलिया जो है स्वीपिंग का काम करता है, ये एक्सटर्नल जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं या माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नहीं जाने देती है, स्पेशली लंग्स में, नहीं तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एल्वेलाई हैं, वो क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, ओविडक्ट में, किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या करती है, ये हेल्प करती है कि सॉल्ट्स वगैरह एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करें। ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट में ये ओवम के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। ओविडक्ट को और क्या बोलते हैं हम, ओविडक्ट आर ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स। ये भी आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, टू मूव मटेरियल्स इन वन डायरेक्शन बाय द रिदमिक बीटिंग ऑफ सिलिया। सिलिया मूव करती है मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम क्या है कि सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी, इसका मतलब इसके पास क्या है, नर्व एंडिंग्स है, ये परसीव कर सकती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी स्टिमुलस है उनको परसीव कर सकती है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं। तो सेंसरी एपिथेलियम क्या हो गई, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स विद नर्व एंडिंग्स। जो आपकी आईज की नर्व है, ईयर्स की नर्व है, या टंग के रिसेप्टर्स हैं, स्किन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, सो ये सारी जो हैं ये सेंसरी एपिथेलियम हो गई, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है और हमारी सेंसेस को या एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको परसीव करेगी, फील करेगी। तो यहाँ पे आप देखो ये हो गई इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन रिसेप्टर सेल्स, ऑल्फैक्टरी नर्व आ रही है इसके अंदर, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो ये सब दिखा रखा है। ये लोकेशन क्या है, नेजल पैसेज में हो गई, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई, आइज में हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई टेस्ट बड्स में, टेस्ट के लिए, देन दे हेल्प टू परसीव स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को परसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके हो गई एपिथेलियम, ठीक है। ये हो गए सारे एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ सेकंड वाले जो हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप, इसलिए हम रिवाइज करें, दैट इज व्हाई आई एम अ बिट फास्ट। अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर थोड़ा सा स्लोली करते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है,
कनेक्ट कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है आपको, किसी दो चीज़ को, दो और किसी टिश्यूज़ को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गए। तो ये कैसे होते हैं? दे आर लूजली पैक्ड एंड आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। लूजली पैक्ड है और मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि है ना, जब कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में मूवमेंट का स्कोप छोड़ेंगे। किसी भी दो चीज़ को जब कनेक्ट करेंगे तो या तो बहुत टाइटली ज्वाइन करेंगे कि मूवमेंट ना हो, या फिर ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा मूवमेंट हो, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ेंगे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लेवल्स डिफरेंट होंगे। तो लोकेशन हो गई बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड एट्सेट्रा। बोन और कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, अलग तरीके कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अभी आप इसके आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। दे कनेक्ट बोन टू मसल्स, बाइंड टिश्यूज, एक्ट एज पैकेजिंग टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के काम हो गए। अब कनेक्टिव टिश्यू भी 3 तरह के टिश्यूज में फर्दर डिवाइडेड है। तो उसमें सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो कितनी तरह के हैं वो हम देखते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड। उनका जो फर्स्ट है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एक्चुअली एक पैकिंग टिश्यू है, मतलब कि बॉडी में कहीं भी कोई खाली जगह है वहाँ पे इस एरियोलर टिश्यू को डाल देते हैं ताकि वो गैप को फिल कर दे, स्पेस को फिल अप कर दे, पैकेजिंग करता है। तो इसमें क्या है, सेल्स आर लूजली पैक्ड। इनकी जो मैट्रिक्स है दे कंटेन फाइबर्स एंड मैक्रोफेजेस। फाइबर्स भी हैं, मैक्रोफेजेस भी हैं। अब देखो इसमें फाइबर्स दो तरह के होते हैं, येलो फाइबर्स होते हैं और वाइट फाइबर्स होते हैं। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं और ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, मतलब बाइंड करते हैं पूरी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को। लोकेशन दे जॉइन स्किन टू मसल्स, फिल स्पेसेस एंड बीनीथ द एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे भी प्रेजेंट है, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी में कहीं भी खाली स्पेस होता है तो उसको फिल अप करने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, लिविंग सेल्स में कहीं भी कोई भी खाली स्पेस नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स, फंक्शन क्या होगा कि इट एक्ट्स एज अ पैकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। इट हेल्प्स टू रिपेयर टिश्यूज एंड जॉइंट्स स्किन टू मसल्स। स्किन हमारी जब हमारी ज़्यादा एज हो जाती है तो स्किन और मसल्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि ये एरियोलर टिश्यू जो है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा जो ओल्ड पीपल होते हैं, काफ़ी ओल्ड होते हैं, उनकी जो स्किन होती है आप उसको ऐसे पिंच कर सकते हैं, वो अलग से ऊपर हो जाती है। तो दैट मीन्स हमारी जो स्किन है और जो नीचे का जो मटेरियल है वो उसके बीच में गैप आ गया है, स्किन ने उस फैट को छोड़ दिया है, या एरियोलर टिश्यू वहाँ पे कम हो गया है, या ख़त्म तो नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, तो इस तब स्किन लूज हो जाती है। तो ये टाइटनिंग ऑफ स्किन में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। ये हम किसकी क्या बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसकी क्लासिफिकेशन हो रही है। एरियोलर हो गया, उसके बाद एडिपोज, एडिपोज के बाद टेंडन, एंड टेंडन के बाद लिगामेंट। क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी। ओके, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया एडिपोज टिश्यू का? फैट टिश्यू या फैट सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है इट कंटेन्स फैट सेल्स दैट आर राउंड और ओवल इन शेप। ये फैट सेल्स हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ना फैट सेल्स हैं, ये फैट सेल हो गया एक, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया अंदर, और यहाँ पे ये पूरा, ठीक है, और इसकी बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के जस्ट नीचे, ये भी अराउंड इंटरनल ऑर्गन। स्किन के नीचे फैट होती है, इंटरनल ऑर्गन्स के चारों ओर फैट होती है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी, जैसे आई बॉल का सॉकेट है, किडनीज है, हार्ट है, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, उनके चारों ओर फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। एंड इन येलो बोन मैरो ये प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। देन इनका फंक्शन क्या है, दे स्टोर फैट एक्ट एज एन इंसुलेटर। फैट जो है वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करती है और इंसुलेटर की तरह भी। इंसुलेटर के दो काम होते हैं, एक तो जो हमारी बॉडी हीट है उसको लूज करने के लिए प्रिवेंट करता है, मतलब हमारी बॉडी हीट बाहर ना जाए उसको अंदर ही घेर के रखते हैं, इंसुलेट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। दूसरा जो एक्सटर्नल हीट है वो भी हमारी बॉडी के अंदर ना आए, तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बोथ वेज। एंड दे प्रोवाइड शेप टू द लिम्स। फैट की वजह से हमारे हाथ पैरों को एक पर्टिकुलर शेप मिलती है, बॉडी को भी शेप मिलती है। दे ऑल्सो एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड किडनीज। किडनीज के चारों ओर, मतलब उसको डैमेज नहीं होने देते, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं होने देते। दे प्रोवाइड शेप टू द लिम्स। अभी मैंने बोला था ना कि शेप प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और ज़्यादा फैट हो जाती है तो डी शेप भी हो जाती है हमारी बॉडी। ओके, सो इट वर्क्स बोथ वे, ज़्यादा एडिपोज टिश्यू नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इज टेंडन्स। अब ये टेंडन्स जो है ये क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है लेकिन इसमें भी क्या है, ये फाइब्रस है, ठीक है। थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द टेंडन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे जॉइन मसल्स टू बोन्स, मतलब मसल्स और बोन्स के बीच में जो जॉइनिंग फोर्स है वो क्या है, टेंडन्स। बोन्स के ऊपर मसल्स को अटैच करके रखते हैं, तो ये बहुत, इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारी जो बोन्स जो मसल्स हैं वो बोन से बिल्कुल टाइटली फिक्स होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। लूज होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एजिंग होती है तब लूज हो जाती है। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर फिट, देन दे शुड बी टाइटली अटैच टू ईच अदर, इसीलिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मसल्स, बोन जो है वो मसल से अलग हो जाएगी, मसल बोन से अलग हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगी, फिर तो लिम्प हो जाएगी ना बॉडी, मसल बोन से अलग हो जाएगी, है ना। फिर बाइसेप ट्राइसेप कैसे बनेंगी, तो अलग लटक जाएंगी, तो इसीलिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है एंड दे आर टाइटली वूंड अराउंड द बोन। तो इनका फंक्शन हो गया कनेक्ट्स मसल टू बोन, मैंने आपको बताया था MTB, मसल टेंडन बोन, ये ज़रूर ध्यान रखना, भूलना मत, बच्चे इसमें बहुत बहुत गलती करते हैं। MTB, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट की लोकेशन में बच्चे फंक्शन और लोकेशन में गलती करते हैं। तो MTB का मतलब हो गया मसल टू बोन। मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, मसल टेंडन बोन, ठीक है। नेक्स्ट इज लिगामेंट, फोर्थ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज द लिगामेंट। अब लिगामेंट जो है ये भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बट इट इज टेंडन से इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। it is elastic and has great strength. It connects bones to bones and to makes the joint, it makes the joint strong and thereby help in movement. अब ये दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे ये मेरे रेडियस अल्ना हो गई है ना, और ये ह्यूमरस हो गई। अब इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन तीनों बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बोन्स मूव कैसे करेंगी। रिस्ट की बोन्स हैं मूव कर रही है ना, फिंगर्स की आपकी जॉइंट्स हैं, बहुत सारी बोन्स हैं, रिस्ट में काफ़ी सारी बोन्स होती हैं। स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे अब। तो ये सब देखो आराम से मूव कर रही हैं एज लॉन्ग एज वी आर हेल्दी। तो ये सब क्यों मूव कर रही हैं, क्योंकि इनके बीच में जो कनेक्शन है ना वो क्या है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, उससे क्या है कि बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, रिजिडनेस नहीं आती। आपने देखा होगा ओल्ड एज में कई लोगों के जो पैर है ना स्टिफ हो जाते हैं, आर्थराइटिस हम कहते हैं उनको हो जाता है, तो क्या होता है जॉइंट्स ना इमूवेबल हो जाते हैं, पैर सीधा ही रहता है, पैर मुड़ता नहीं है, हाथों को मोड़ने में दिक्कत होती है, ग्रास्प करने में दिक्कत होती है, फिंगर्स की जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लिगामेंट्स है ना वो वीक हो जाते हैं, तो उनके जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो लिगामेंट्स, एज लॉन्ग एज योर लिगामेंट्स आर इलास्टिक एंड दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, योर बोन्स विल रिमूव वेरी मच फ्लेक्सिबल, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मूव करेगी। मूवमेंट कैसे होता है, जॉइंट्स के थ्रू ही तो मूवमेंट होता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यू में आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कार्टिलेज और बोन, ठीक है। अब इसमें स्केलेटल टिश्यू अगेन इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज और बोन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर एब्सेंट एंड इट इज नॉन पोरस। कार्टिलेज नॉन पोरस होता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती है, मतलब डेड है ऑलमोस्ट, फीलिंग नहीं होती। नर्व, अगर नर्व एंडिंग्स नहीं है दैट मीन्स देयर इज नो फीलिंग। कार्टिलेज क्या है, ये जो नाक की जो होती है ना ये कार्टिलेज होती है। ईयर में जो ये शेप होती है ना ईयर की, ईयर को हम थोड़ा हार्ड होते हैं ना लेकिन स्टिल दे आर बेंडेबल, तो दिस इज कार्टिलेज। तो दे आर फाउंड इन द नोज टिप। नोज की टिप आपकी शेप रहती है ना, देखो ऐसे थोड़ी कि ऐसे लटक जाएगी नाक, तो नोज की टिप पे कार्टिलेज होती है। ये बोन है, ये नोज की बोन है, ये कार्टिलेज है, यहाँ बीच में कार्टिलेज है, जो दोनों नेजल, जो आपके दो नेजल पैसेज हैं उनके बीच में कार्टिलेज है। नोज टिप पे, ईयर के पिना में, ई एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स एटसेट्रा, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब हमारा आ गया सेकेंड स्केलेटल टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन। बोन क्या है, पोरस था, कार्टिलेज नॉन पोरस था, इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स, उसकी मैट्रिक्स में नहीं थे।
यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं थे। इसका मतलब बोन में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन फील होता है अगर बोन में चोट लगे तो। सेल्स आर लिविंग नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट क्या कहलाते हैं? दीज आर दी बोन सेल, मतलब बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट। ये आपको दिख रहा है, ये एक बोन सेल है, ठीक है। इसके सेंटर में है वर्शन कैनाल है और ये सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऐसे नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पे। एंडोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड द एंकर मसल्स, मीन्स दे प्रोवाइड एन एंकरिंग स्पेस फॉर मसल्स, अटैचमेंट स्पेस फॉर मसल्स। मसल्स को अटैच करने के लिए एक जगह मिलती, नहीं तो मसल्स कहाँ जाएंगी, हवा में थोड़ी रहेंगी। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में अगेन दो तरह के टिश्यू पढ़ेंगे आप, ब्लड एंड लिव। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले ब्लड। ब्लड में क्या होता है? लिम्फ, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2 को, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। हेल्प्स टू फाइट डिजीजेस, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड में बहुत सारी। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर एक ऐसा फैक्टर होता है, फाइब्रिनोजन या एक प्रोटीन होता है, हम कह सकते हैं फाइब्रिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लिम्फ, लिम्फ क्या है? इट इज द फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा, कलरलेस है। देखो इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या थे? आरबीसी से, उसकी वजह से इसका कलर क्या था? रेड था। इसमें आरबीसी नहीं है तो ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। स्ट्रॉ शेप्ड, बिल्कुल पेल येलो टाइप का होता है ये लिम्फ। इट मेनली कंटेन्स WBCs। लिम्फ का मेन काम होता है, इट लैक्स RBCs एंड सम प्रोटीन्स। लिम्फ का मेन काम होता है, WBCs होते हैं। इट इज़ मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंड फाइट करता है जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन उससे। लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव CO2 फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। और एक और फंक्शन लिख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, क्योंकि WBCs हैं तो प्रोटेक्टिव भी है फंक्शन में, ठीक है। WBCs तो हमारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं ही, तो वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपके दो टिश्यू हो गए, ठीक है, एपिथेलियल हो गया और कनेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में आप तीन तरह के सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब मस्कुलर टिश्यू की बारी आ गई। मस्कुलर टिश्यू में देखिए, इलोंगेटेड एंड बड़े बड़े सेल्स होते हैं, कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। They are attached to the limbs, heart, alimentary canal, etc. and they help in the movement of various body parts. ये इनका function हो गया. On the basis of structure, function and location, there are three types of muscular tissues. Structure, function, location. आपको जो question आता है वो इस तरीके से आ सकता है, differentiate between the three types of muscular tissue on the basis of their structure. Differentiate between the three types of muscular tissues on the basis of their function या on the basis of their location. तो आपको फिर वही point mention करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हो गई स्ट्रिएटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स। इनका एक और नाम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है। वॉलेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे ऑर्डर के हिसाब से मूव करती हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? दे कंटेन लॉन्ग फाइबर्स हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इट इज़ वॉलेंट्री इन फंक्शन। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये डिफरेंस में काम आएगा जब आप डिफरेंस लिखेंगे ना, ये आपसे पूछेंगे कि कौन सा फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लाइट एंड डार्क ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं एंड वॉलेंट्री है। दे आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ लिम्स। हाथ पैर की हमारी मसल्स वॉलेंट्री होती है ना, हमारे ऑर्डर पे काम करती हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट है। फेस की मसल्स, नेक की मसल्स, जो भी आपके बॉडी का पार्ट आपके हिसाब से मूव कर रहा है, आपके विल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, वहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होंगी। एंड देन दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। इसके बाद आ गई हमारी, अच्छा ये इनका स्ट्रक्चर में एक और चीज़ लिख लीजिए, दे हैव सिलिंड्रिकल सेल्स। इनके जो सेल्स होते हैं दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप। ये जब आप डिफरेंस लिखेंगे तब आपको हेल्प करेगा। अब जो स्मूथ मसल्स हैं इनके सेल्स कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट। देखो स्पिंडल शेप्ड सेल है, ठीक है, इस तरीके का सेल है, एक ही न्यूक्लियस है।
इनवॉलेंट्री इन फंक्शन एंड अनस्ट्रिएटेड है, यहाँ पे कोई स्ट्राइप्स नहीं है, तो दीज आर अनस्ट्रिएटेड। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिएशंस थी, स्ट्रिएशंस मीन्स स्ट्राइप्स, लाइंस, तो ये अनस्ट्रिएटेड है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, अंदर का जो हमारा विसरा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, विसरा क्या बोलते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन में जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज विसरल ऑर्गन्स, तो उनकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एंड यूरेटस में होते हैं, यूरेटस में एंड आइरिस में, आइज की मसल्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं। यूरेटस में होते हैं जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपकी यूरिन कंडक्टिंग वेसल्स हैं उसमें। ठीक है, देन इनका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेरियस ट्यूब्स ऑफ अ बॉडी, वहाँ पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स जो है, नाम से आपको पता चल रहा है कि वर्ड कार्डियक कहीं भी आता है तो वो किस ऑर्गन से एसोसिएटेड होता है? हार्ट से। तो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं, मतलब उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। जो भी मसल्स हमारे हार्ट के अंदर है उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, दो दे आर स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री बट दे आर नोन एज कार्डियक मसल्स सिंस दे आर प्रेजेंट इन हार्ट। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इनके जो फाइबर्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क्स। जो हमारी जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स थी उसमें क्या थी? स्ट्रिएशंस थी, स्ट्राइप थे, सिलिंड्रिकल सेल्स थे, लेकिन वो ब्रांच्ड नहीं थे और मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। यहाँ पे उसमें क्या डिफरेंस हो गया? वॉलेंट्री और कार्डिक में क्या डिफरेंस हो गया कि इनके फाइबर जो है ब्रांच्ड हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड है, उनके फाइबर्स कैसे थे? अनब्रांच्ड थे और मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। स्ट्रिएशंस दोनों में हैं और इनमें स्मूथ और इसमें क्या सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों की दोनों इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ओके, लोकेशन हार्ट में होती है, ये इसका डायग्राम हो गया, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। क्या काम क्या है इनका? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल हेल्प्स टू पंप ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्चुअली क्या है कि दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हार्ट की मसल्स, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड की जो पंपिंग हो सके, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके। तो ये कार्डियक मसल्स का काम हो गया। जो फोर्थ वाला आपका टिश्यू है एनिमल टिश्यू, दैट इज द नर्वस टिश्यू, जिसमें कि सिर्फ एक तरह के सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ साइटोन विच कंटेन्स न्यूक्लियस, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स एंड अ लॉन्ग एक्सॉन। तो न्यूरॉन का आपका डायग्राम तो आना ही चाहिए, मैंने कई बार बोला न्यूरॉन का डायग्राम तो अच्छे से कर ही लीजिए। तो ये हो गया न्यूरॉन। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ तक ये जो पूरी बॉडी है ये क्या कहलाती है? साइटोन, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो टेल है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि न्यूरॉन जो सेल बॉडी है इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, और वो फर्दर ब्रांच आउट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। एक डेंड्रॉन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक डेंड्रॉन जो बहुत लंबा हो जाता है और फर्दर ब्रांचिंग करता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। बाकी सारे डेंड्रॉन्स जो हैं वो छोटे छोटे डेंड्राइट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। यूजुअली एक जो नर्व सेल है, अब यहाँ पे दूसरा नर्व सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके ये डेंड्रॉन एंडिंग्स होंगे, इसको हम डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ओके, इसकी जो डेंड्रॉन एंडिंग्स हैं, डेंड्राइट्स हैं मतलब, ये क्या करेंगी? उस पहले वाले नर्व सेल की एक्सॉन एंडिंग के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये होता है। अरे मैंने इसका वो तो बनाया नहीं, ये हो गया इसका एक्सॉन, ये फर्दर ब्रांच कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं ये यहाँ पे, पहले वाले की एक्सॉन एंडिंग और दूसरे वाले की डेंड्राइट्स, ये आपस में मैसेजेस को पास करते हैं, मतलब नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, एक्चुअली दे नेवर जॉइन। इनका जो माइक्रोस्कोपिक बहुत माइन्यूट सा गैप होता है जिसके थ्रू ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, मैसेजेस को पास करते हैं, और वो जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, ये कहाँ पे है गैप? एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक जंक्शन होता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जंप होके जाती हैं एक सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ओके, तो इनकी लोकेशन क्या हो गई, कहाँ पे है ये?
They are found in the brain and spinal cord, and they receive impulse and for perception. Receive and transmit impulses. Receive भी करते हैं and transmit भी करते हैं. ठीक है, receive and transmit impulses. ये हो गए आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन. नाउ विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले नेम द फॉलोइंग. Shall I the tissue responsible for conduction and water or conduction of water and mineral in plants? Xylem. The tissue लिख नहीं रही, मैं सिर्फ verbally बोल रही हूँ. The tissue which conducts food in plant? Phloem. A group of similar cells which perform a specific function are known as tissues. The study of tissues is known as histology. The tissues present at the tips of roots and stems are known as meristematic tissues. Small pores surrounded by the guard cells in the leaf epidermis. Guard cells जिन स्मॉल पोर्स को सराउंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा. टू प्लांट टिश्यूज विच प्रोवाइड सपोर्ट. कोई भी दो प्लांट टिश्यूज के नाम बता दीजिए आप जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कोई भी बता सकते हैं. टिश्यूज. अच्छा, अब कहाँ के हम? 8th वाले पे. द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, चारों के नाम बता दीजिए. ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा. द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, अगेन 4 एलिमेंट्स के नाम बता दीजिए. अ पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा. द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स इज केम्बियम. ये मैं लिख देती हूँ, ये आपके यहाँ पे इसमें कवर नहीं हुआ था लेकिन मैंने चैप्टर में पढ़ाया है. सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द केम्बियम टिश्यू. ठीक है. द टिश्यू मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, पैरेन्काइमा. द टिश्यू विच हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर, ये मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है? एरेन्काइमा. मतलब कि ऐसा पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहाँ पे कि एयर स्पेसेस प्रेजेंट है. द काइंड ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स इन अ रूट. कॉर्टेक्स में होते हैं कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा. द टिश्यू विच लाइन्स द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. द टिश्यू फाउंड एट द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, जो आपके एक्सटर्नल लेयर जो होती है उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है. द टिश्यू विच जॉइंस बोन टू बोन एंड बोन टू मसल. बोन टू बोन हो गया आपका, क्या हो गया? देखो मैंने आपको क्या बताया हमेशा? MTB, मसल टू बोन, मसल टू टेंडन. मसल टू बोन होगा टेंडन एंड बोन टू बोन होगा लिगामेंट. Two fluid connective tissues, blood and lymph. A connective tissue which stores fat, lymph, adipose tissue. Flexible supporting tissue in animals. Flexible supporting tissue कौन सा होता है हमारा? काफ़ी सारे होते हैं लेकिन आपको ये बोला है एक ही बताना है. फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया आपका कार्टिलेज. यहाँ पे लिख दूँ मैं? फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू इन एनिमल्स इज योर कार्टिलेज. द सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स. जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो बोन के सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दोनों के आपको नाम पता होना चाहिए. कार्टिलेज के मैंने आपको नहीं बताए थे, बोन के मैंने आपको बताए थे. ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ. कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स और बोन के सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. A muscular tissue responsible for the movement of internal organs. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका जो मूवमेंट है उसके लिए कौन सा मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज दी वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू या स्मूथ मसल्स. द टिश्यू अटैच टू द लिम्स वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा या स्ट्रेटेड मसल्स हो जाएगा. द टिश्यू फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट दैट इज द कार्डियक मसल्स. द टिश्यू विच कंडक्ट इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू. गिव अनदर नेम फॉर द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोन. द कवरिंग ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन की जो कवरिंग होती है उसको एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है. तो उसके दो नाम होते हैं. एक्सॉन के ऊपर मेडुलरी शीथ होती है और उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, न्यूरोलेमा जिसको बोलते हैं. ठीक है. द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन. साइटोन से जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स. अ वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू. कोई भी वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू का आप नाम लिख दीजिए. आपके गट की मसल्स हो गई, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री. तो लिम्स हो गए आपके वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, हैंड्स की मसल्स या लेग्स की मसल्स. द टिश्यूज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट. ये कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेन्काइमा.
सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज केपेबल ऑफ डिवीजन जो करते हैं उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही डिवाइड करते हैं। फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। ओके ये आपको आंसर्स दे रखे हैं। अब हम आगे कंप्लीट द फॉलोइंग में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, कौन सी मेरिस्टम होती है ग्रोइंग रीजन्स में? एपिकल मेरिस्टम होती है। लेटरल मेरिस्टम इज फाउंड एज दी हॉरिजॉन्टल मेरिस्टम या फिर कि जस्ट बिलो दी बार्क। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ फाउंड एज दी क्योंकि ये गर्थ में हेल्प करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, तो इट इज़ फाउंड एज दी कैम्बियम। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। डैश टिश्यू इज डेड ऑन मैच्योरिटी, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो मैच्योर होने पे डेड हो जाता है? आपके जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं। The perforated end walls of the sieve tubes are called sieve plates. Dash tissues in animals covers organs externally, कौन सा? epithelial tissue. Dash tissues found in skin, again epithelial tissue है, उसमें भी कौन सा वाला epithelium है? जो आपका strong, सबसे strong epithelium है जो कि protection में help कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फोर्टिफाइड है, तो वो क्या हो गया? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। डैश टिश्यू लाइंस द टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस और ओवरीज की जो लाइनिंग करता है टिश्यू वो कौन सा होता है? देखो यहाँ पे सारे आंसर्स दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया क्योंकि सिंगल लेयर्ड होता है ये, और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ, बोन में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। डैश इज कलरलेस फ्लूइड टिश्यू, ये आपका हो गया lymph. Dash is the respiratory pigment present in RBCs, hemoglobin. WBC shows कैसा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है। WBCs contain antibodies. Dash helps in clotting of blood, platelets. Skeletal muscles, skeletal muscle कैसे होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज, अभी हमने पढ़ा था कि मसल का जो फाइबर होता है, जो फाइबर्स पढ़े थे उनकी हर कुछ चीज़ें जो हैं जिनकी जब मैंने आपको पढ़ाया ना तो उनकी नेम्स बताएं कुछ स्ट्रक्चर्स के, वो आपको ध्यान रखने हैं। इन स्पेशल नेम्स को ना भूलना नहीं है। तो कवरिंग ऑफ मसल फाइबर इज सार्कोलेमा। डैश फॉर्म्स स्फिंक्टर, सर्कुलर मसल्स। द कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ इज माइलिन शीथ न्यूरिलेमा, न्यूरॉन के ऊपर जो होती है। डैश फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, कौन सा टिश्यू जो है वो वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन बनाता है? और डैश फॉर्म से एंडोस्केलेटन, ये हो गया आपका bone. In plants, water and minerals are conducted by xylem. Dash tissue joins muscles to skin. Muscle और skin के बीच में जो टिश्यू जो joining का काम करता है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्क्वामस एपिथेलियम इज लोकेटेड इन, स्क्वामस एपिथेलियम की आपने डिफरेंट लोकेशन पढ़ी थी, आप माउथ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो ध्यान हो। Dash is the plant tissue responsible for translocation of food phloem. Dash is the process that results in division of labor, that is differentiation. Okay, next is स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये छोटे से 10 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं, तो आंसर आपको दिख ही रहे होंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म एन ऑर्गन, नो दे फॉर्म। अच्छा यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप ट्रू फॉल्स लिखिए, उसके बाद अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखिए, तो करेक्ट करके लिखना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। Parenchyma cells are involved. True. Lateral meristems are responsible for the increase in diameter of the plant. Lateral meristems are responsible for the increase in diameter or the girth of the plant. ये true है, ये false नहीं है. This is true. ठीक है. Tracheids are broader than vessels. No, ये false है. They are narrower than vessels. Xylem fibers are living, again false. Xylem fibers are dead. The cells of meristematic tissues contain intercellular spaces. Meristematic cells में meristematic tissue, they are very closely packed. They contain no intercellular spaces. So this is also false. Goblet cells are unicellular. Goblet cells जो होते हैं वो जो secretory cells होते हैं, yes this is true. Bone is flexible. No, bone is not at all
flexible. It is false. Blood is red in color due to chlorophyll. No, it is red in color due to hemoglobin. Cardiac muscle is voluntary. Again false. It is involuntary. ओके मैचिंग आ गई. इसके बाद मैचिंग आप लोग कर लेंगे या ये भी मैं करके दिखाऊं? चलो थोड़ा सा कर लेते हैं. पहले जो आता है ना वो किया करिए हमेशा. जैसे स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. न्यूरॉन इज द नर्व सेल, हार्ट, बोन, कंडक्ट्स इम्पल्स. ठीक है. उसके बाद क्या है आपका एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू है तो फैट सेल्स. नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स क्या करती हैं? स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. तो ये हो गया हमारा. कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? कार्डियक मसल्स जो होती हैं हमारी वो होती हैं हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. तो ये हो गया. ओके देन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कैनालिक्यूलाई के बारे में आपने नहीं पढ़ा है. ये कैनालिक्यूलाई क्या होते हैं? एक्चुअली ये छोटे छोटे से माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक मिनट बोन में प्रेजेंट होते हैं. तो ये आप ठीक है. जाइलम क्या करता है? जाइलम आपको पता है जाइलम क्या करता है? कंडक्ट्स वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है लिम्फ. लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. देन योर पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास क्या होता है? एक बड़ा सा ह्यूज न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. राइट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग. ये दे रखा है कुछ टिश्यूज के, कुछ सेल्स के नाम और आपको उनसे लोकेशन पूछिए. ये आंसर्स दे रखे हैं. ठीक है. लोकेशन और फंक्शन दोनों दे रखे हैं यहाँ पे. MCQs आ गए. MCQs देख लीजिए. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू. ये छोटे से 5 MCQs हैं, ये ईजी हैं. लेंथ किससे इंक्रीज होती है? एपिकल मेरिस्टम से. लिग्निफाइड इलोंगेटेड सेल्स आर. लिग्निफाइड होते हैं कॉलेनकाइमा सेल्स हैं इलोंगेटेड. लिग्निन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज ciliated epithelium is present in trachea. smooth muscles are present in smooth muscles. artery में भी होती है, vein में भी होती है, esophagus में भी होती है. all of these. which is the living tissue in xylem? xylem parenchyma. state one difference according to what is mentioned in the brackets. ये differences दे रखे हैं, ये देख लीजिए आप लोग. इसके बाद short questions. आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम, बहुत लंबा हो जाता है. आगे अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं. Some practice questions. Self-evaluation. So we finish with this particular lecture here. I hope आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो. एंड नेक्स्ट आई विल बी डूइंग द नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्लावर है शायद, फिर हम उसको करेंगे. ओके, टेक केयर.